डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने मुझसे पूछा था कि जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर है उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो वस्त्र एवं परिधान विज्ञान का परिचय है और सेकंड पेपर जो है वो पारिवारिक संसाधनों का प्रबंधन है। तो मैं इन दोनों ही पेपर्स के आपको एक एक करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए। नंबर 1 है वस्त्र एवं परिधान विज्ञान का परिचय। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वस्त्र एवं परिधान विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं। बहुत ही इजी है, अगर आप एक बार भी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वस्त्र एवं परिधान विज्ञान विषय में किस चीज़ के बारे में बताया जाता है और उसको पढ़ने का क्या महत्व है। वस्त्र एवं परिधान विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता एवं इसका विषय क्षेत्र। तो फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको एक बार रीड मारोगे तो आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर है उत्पत्ति के आधार पर वस्त्रोपयोगी तंतुओं का वर्गीकरण। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स में भी आ सकता है कि जो हमारे वस्त्र उपयोगी तंतु हैं उनका वर्गीकरण कीजिए। तो वर्गीकरण की एक तालिका मैंने आपको क्लास में बताई थी, उस तालिका को आपको बना के आना है और साथ ही साथ वर्गीकरण का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। उसके अलावा इसी चैप्टर में एक और टॉपिक है तंतुओं के आवश्यक गुण प्राथमिक एवं गौण। ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब सेकंड चैप्टर आपका पूरा ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और दोनों ही क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। और इन दोनों ही क्वेश्चंस पे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनी हुई है, आप लोग उसको देखकर आराम से उसको पढ़ लीजिए। फिर थर्ड जो आपका चैप्टर है जिसमें पूछा है कपास एवं लिनन निर्माण की विधि एवं प्रक्रियाएं गुण एवं उपयोग। इसमें से आप कपास के तंतु के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगर लिनन के तंतु के बारे में आता है तो एक हल्की सी इंट्रोडक्शन लिनन का थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके अलावा जो बाकी सारी प्रोसेसिंग है लिनन की वो लगभग कपास के जैसी ही है। वैसे मैं लिनन आपको क्लास में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप एक बार रीड मार लेना। लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कॉटन है, कॉटन तो ज़रूर ही आएगा और कॉटन की पूरी वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है, उसमें से आप लोग पढ़ सकते हैं। फोर्थ चैप्टर है प्रोटीन तंतु, जिसमें कि रेशम एवं ऊन के बारे में बताना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रेशम और ऊन दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन रेशम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा आ जाता है। तो आप लोग सिल्क के बारे में पूरा ज़रूर पढ़ के जाएं। सिल्क के ऊपर भी 2 वीडियो यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छी पड़ी हुई हैं और ऊन के ऊपर भी पड़ी हुई है। इसके साथ ही 5वां चैप्टर है जिसमें है मानव निर्मित कृत्रिम तंतु रेयॉन नायलॉन पॉलिस्टर एक्रेलिक। तो इसमें से आप लोगों को नायलॉन और रेयॉन के बारे में पढ़ के जाना है, केवल नायलॉन और रेयॉन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका छठा जो चैप्टर है वो है सूत की परिभाषा, सूत का निर्माण एवं सूत के गुण। सूत माने होता है धागा, वो धागा जिससे हम कपड़ा बनाते हैं। तो सूत किसे कहते हैं, सूत के निर्माण किस तरह से होता है और उस धागे के क्या क्या गुण हैं, ये आप लोग अपनी बुक में देखोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा और आपको ये पढ़ के जाना ही पड़ेगा। एक छोटी सी वीडियो सूत के बारे में यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, उसको देख लें, लेकिन डिटेल में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर है वस्त्र निर्माण की विभिन्न तकनीक। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर ही आएगा कि कपड़े का निर्माण हम किन किन विधियों के द्वारा कर सकते हैं। तो वीविंग, जिसे हम बुनाई कहते हैं, हैंडलूम पर या पावरलूम पर की जाती है। फिर निटिंग, जो कि लूप बुनाई होती है, जैसे कि स्वेटर वगैरह बुनते हैं। फिर फेल्टिंग, जो कि बिना बुने कपड़ा बनाया जाता है, जैसे कि हम नॉन वूवन या फर वगैरह बनाते हैं। फिर ब्रेडिंग हो गई और नॉन वूवन फैब्रिक हो गए। तो इस तरह से कपड़ा निर्माण की विभिन्न तकनीकें आपको पढ़नी आवश्यक हैं। इसके ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर डला हुआ है, आप उसमें से समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है वो है आपका बुनाई के चरण, बुनाई के प्रकार, साधारण बुनाई एवं जटिल बुनाई। इनको पढ़ के जाना चाहिए वैसे आपको, क्योंकि ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है।
फिर परिधान निर्माण में प्रयुक्त उपकरण एवं सामग्री, सिलाई मशीन का परिचय, सिलाई मशीन के विभिन्न भाग एवं रखरखाव। ये बहुत ही इजी है, अगर आप एक बार भी इसको रीड मार लेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा पूरा चैप्टर। तो इसको छोड़ने की तो ज़रूरत है ही नहीं, आप लोग आराम से इसको पढ़ के जाओ और आप इसको कर पाओगे। फिर है ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग और फ्लैट पैटर्न विधि, गुण एवं दोष। ये तीनों जो विधियां हैं, ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग और फ्लैट पैटर्न, ये कपड़ा सिलने से पहले की विधियां होती हैं। ड्राफ्टिंग आप लोगों को पता है कि जब भी हम कोई वस्त्र सिलते हैं तो उससे पहले ब्राउन पेपर पर उसकी ड्राफ्टिंग बनाते हैं, जो नाप के आधार पर बनाई जाती है। ड्रेपिंग होता है जो आप लोगों ने फैशन डिज़ाइनर्स के पास डमीज़ देखी होंगी, उन डमीज़ के ऊपर हम कपड़ा ड्रेप करते हैं, मतलब कपड़ा उनके ऊपर डालते हैं और जैसा डिज़ाइन हमें सेट करना होता है उस डिज़ाइन पर ही पिन लगा के उसको वहीं से काट देते हैं। तो हम ड्राफ्टिंग नहीं बना रहे, हम सीधा डमी के ऊपर ड्रेप करके तब कपड़े को काट रहे हैं, तो उसको ड्रेपिंग कहते हैं। और तीसरा होता है फ्लैट पैटर्न, जिसमें कि स्टैंडर्ड साइज़ के कपड़े हमारे बनाए जाते हैं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड साइज़ के ड्राफ्ट बनाते हैं और उसी से हम डिफरेंट साइज़ के कपड़े बना लेते हैं। तो ये 3 तरह की विधियाँ होती हैं, इनको डिटेल में आप अपनी बुक में पढ़ लेना, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। फिर है वस्त्र परिधान निर्माण हेतु तैयारी, ये चैप्टर मैं क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें प्री श्रिंकिंग, स्ट्रेटनिंग, लेआउट, पिनिंग, मार्किंग एंड कटिंग बहुत आसान है। अगर आप इसको बुक में से पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी गृह प्रबंध की मूल अवधारणा, उद्देश्य एवं बाधाएं, मतलब कि गृह प्रबंध से आप क्या समझते हो, उसका क्या उद्देश्य है। एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, पढ़कर ही जाना है। फिर सेकंड है गृह प्रबंध की प्रक्रिया, योजना, संगठन एवं योजना, नियंत्रण एवं मूल्यांकन, ये 3 आएंगे आपके, ठीक है। तो गृह प्रबंध की प्रक्रिया वेरी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर ही आएगा और आपको पढ़ के जाना ही है, मतलब चैप्टर नंबर 13 इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फिर 14th है आपका गृह व्यवस्था के प्रेरक तत्व, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। थोड़ा सा कठिन है, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसको छोड़ देना, लेकिन आ जाता है एग्ज़ाम में। फिर हमारा है पारिवारिक संसाधनों का अर्थ, प्रकार एवं विशेषताएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लास में मैंने पूरा चैप्टर 2 बार पढ़ा दिया है। साधन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये पूरा ही आपको पढ़ के जाना है। फिर गृह व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया की भूमिका एवं निर्णय प्रक्रिया के चरण, ये पूरा मैं क्लास में पढ़ा चुकी हूँ और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को पूरा पढ़ के जाना है और बहुत आसान भी है। पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं, ये भी आ जाता है, बहुत आसान है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, क्लास में भी पूरा चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, तो आप इसको आराम से कर लीजिए। नेक्स्ट है संसाधन के रूप में समय, समय योजना, समय व्यवस्थापन। समय का हमारे जीवन में क्या महत्व है, समय की योजना हमें क्यों बनानी चाहिए, समय की योजना हम कैसे बना सकते हैं, उसके क्या लाभ हैं। तो बहुत आसान टॉपिक है, अगर आप एक बार रीड मारोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट चैप्टर साधन के संसाधन के रूप में शक्ति, थकान के प्रकार, थकान उत्पन्न करने वाले कारक। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाता है। और इसके लिए आपको क्या करना है, शक्ति मतलब कि श्रम, जिसकी वजह से हम कोई भी काम करते हैं। तो हम सभी को पता है कि अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारी मेहनत उसमें कम से कम लगनी चाहिए, ताकि उसको हम दूसरे कामों के लिए भी यूज़ कर पाएँ। तो उसी का ही प्रबंधन है ये, तो आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर है पारिवारिक आय, आय के स्रोत और बजट तैयार करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आय हमें पता होनी चाहिए, हम परिवार की आय किसे कहते हैं, और आय और व्यय का सही उपयोग, मतलब कि सही प्रोपोर्शन रहना चाहिए, हमारा अनुपात सही रहना चाहिए आय और व्यय का, और आय के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और बजट बनाना, ये बहुत आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। प्रैक्टिकल में भी मैंने आपको इसके नोट्स भेजे थे, तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। फिर है कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण होता है किसी भी कठिन कार्य को सरल बनाना, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, अगर छूट भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद समय एवं शक्ति की बचत करने वाले घरेलू उपकरण। तो आप लोगों को पता ही है, घर में फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, टीवी नहीं सॉरी,
वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, ठीक है। तो ऐसे उपकरण जो हमारी मेहनत को कम करते हैं, हमारे कार्य करने को, तो उन उपकरणों के बारे में हमें पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड मार लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी लेक्चर्स यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, वो तो आपको सारे ही पढ़ लेने हैं, क्योंकि वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके अलावा बाकी के आप लोग बुक में से रीड कर सकते हो।